बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर से जो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी और इन गलतियों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कस्टमर के ऊपर। यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर की एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं कस्टमर के फ्यूचर को बिगाड़ सकती है। यानी कि कस्टमर ने जो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग की थी वो प्लानिंग उसकी पूरी खराब हो जाएगी अगर इंश्योरेंस एडवाइजर ने ये 4 गलती की। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो 4 कौन सी गलतियां हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर के द्वारा हो जाती हैं, जाने अनजाने में हो जाती हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर गलती करना नहीं चाहता लेकिन उसको पता नहीं है कि इन गलतियों को करने से क्या नुकसान कस्टमर को होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर के पास जाकर क्या करता है? पॉलिसी बेचता है। पॉलिसी कब खरीदता है कस्टमर? जब वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है। अब वो सेटिस्फाई कब होगा? जब इंश्योरेंस एडवाइजर उसको वही चीज बताएगा जो उसको जरूरत है। और उस कस्टमर को ढूंढने के लिए वो इंश्योरेंस एडवाइजर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक उसके पीछे लगा रहता है। उसको बार बार फोन कॉल करता है कि सर मीटिंग रखना चाहता हूं मैं आपके साथ, आपको प्लान समझाना चाहता हूं। तब जाकर कहीं कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए तैयार होता है और इंश्योरेंस एडवाइजर उसके पास जाता है और उसको पॉलिसी समझा भी देता है। पॉलिसी समझाने के बाद बात आती है वो 4 गलतियां जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर से जाने अनजाने में हो जाती है। पहले सबसे बड़ी गलती दोस्तों, अगर आप भी ये गलती करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने कभी क्या किसी हैंडीकैप पर्सन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की है? किसी हैंडीकैप को आपने इंश्योरेंस पॉलिसी दी है? दी है तो यस लिखिएगा और अगर नहीं दी है तो नो लिखिएगा। और क्या आपको पता है कि हैंडीकैप पर्सन के लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आप दे सकते हैं? अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं पता है कि विकलांग व्यक्ति को कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा सकती है। आपको पता है या नहीं पता है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के बाद सबसे पहली गलती जो इंश्योरेंस एडवाइजर के द्वारा होती है यह है कि आप जब प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं, आपके सामने एक प्रपोजल फॉर्म होता है, राइट? ये प्रपोजल फॉर्म आप भरना शुरू कर देते हैं। यहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती है और ना आप कस्टमर से पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप वो जानकारी इस प्रपोजल फॉर्म में भर देते हैं। उन्हीं में से एक जानकारी है जो आप कस्टमर से कुछ लोग पूछते हैं और कुछ लोग नहीं पूछते हैं, वो है पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स जो आप कस्टमर से नहीं पूछते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर से पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल नहीं पूछते हैं। आपने देखा होगा ये जो प्रपोजल फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 300, क्या आपको पता है कि फॉर्म नंबर 300 कैसे भरा जाता है? अगर पता है तो यस लिखिएगा और नहीं पता है तो नो लिखिएगा। इस प्रपोजल फॉर्म में ही एक जगह ऐसी होती है जहां पर आपको कस्टमर की पुरानी इंश्योरेंस डिटेल भरनी होती है कि कस्टमर के पास पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है कि नहीं चल रही है, पॉलिसी चल रही है तो कौन सी कंपनी से चल रही है, उसका पॉलिसी नंबर कितना है, उसका सम एश्योर्ड कितना है, कौन सा प्लान है, ब्रांच कौन सी ब्रांच से चल रही है। ये सब डिटेल आपको इस प्रपोजल फॉर्म में भरनी होती है, राइट? ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि जिस व्यक्ति को आप इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति की इनकम तो 10,000 रुपए महीना है और आप उसे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर देंगे। क्या पता जितने इंश्योरेंस के लिए वो एलिजिबल है उतना इंश्योरेंस उसका पहले से ही चल रहा है। अगर उसका इंश्योरेंस पहले से ही चल रहा है तो फिर आप उसको नई पॉलिसी नहीं दे सकते हो। इंश्योरेंस कवर डिपेंड करता है उसकी एनुअल इनकम पर।
उसकी एनुअल इनकम कितनी है, तभी आप उसको मैक्सिमम कवर दे सकते हो, राइट। तो पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल आपको प्रपोजल फॉर्म में भरना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं भरते हैं डिटेल तो आज से ही ये गलती को सुधार ले और प्रपोजल फॉर्म में कस्टमर की पुरानी इंश्योरेंस डिटेल, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी से उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई हो या फिर उसने LIC से इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई हो, वो सारी इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी प्रपोजल फॉर्म में, राइट। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप कस्टमर को पॉलिसी दे रहे हैं उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है, यानी कि उसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, राइट। कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको आप इंश्योरेंस कवर नहीं दे सकते हो। अगर इस टाइम पर वो बिल्कुल ठीक है तो आप उसको पॉलिसी दे सकते हो। अगर उसकी कोई मेडिसिन चल रही है तो आपको सारी डिटेल प्रपोजल फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति बीमार है, इसकी ये मेडिसिन चल रही है, इसको हार्ट अटैक आया था या नहीं आया था, राइट, इसकी बाईपास सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, वो सारी डिटेल आपको प्रपोजल फॉर्म में फिल करनी होती है। तो हमेशा जब भी आप चाहे मेडिक्लेम पॉलिसी करें या फिर LIC पॉलिसी करें, आप इंश्योरेंस पॉलिसी, तो कस्टमर से आप ये जरूर पूछ लें कि सर आपको कोई पहले से बीमारी तो नहीं है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है, अगर है तो कब थी, कब आपने उसका ट्रीटमेंट लिया था, अगर ट्रीटमेंट लिया था तो कौन सा ट्रीटमेंट लिया था, उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपको लेनी पड़ेंगी और आपको आगे कंपनी में प्रपोजल फॉर्म में फिल करके कंपनी में सबमिट करनी पड़ेगी। अंडर राइटिंग टीम सब डिटेल चेक करने के बाद देखेगी कि क्या इस व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर इस टाइम पर कस्टमर बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है, तो भी आपको ये सारी डिटेल इस प्रपोजल फॉर्म में फिल करनी होती है, राइट। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है दोस्तों, हम कस्टमर को राइडर नहीं देते हैं, राइडर नहीं देते हैं। अब मान के चलते हैं कोई कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, LIC पॉलिसी ले रहा है, राइट, और LIC पॉलिसी में वो प्रीमियम देने के लिए तैयार है, 1 लाख रुपए महीना या 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम देने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट उसको इंश्योरेंस पॉलिसी में मिले। आपने उसको सब कुछ बता दिया, लेकिन कस्टमर ने आपसे पूछा कि क्या कोई ऐसा प्लान है जिसमें डिसेबल होने पर उसको बेनिफिट मिले। अब आपको नहीं पता था कि LIC में ऐसा कोई राइडर भी होता है जो डिसेबल होने पर कस्टमर को सारे बेनिफिट आगे के देता है, राइट। तो उस राइडर को क्या बोलते हैं, ADDB राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो हमेशा कस्टमर को आप पॉलिसी करते समय उसको ADDB राइडर जरूर दें, राइट। और कस्टमर को एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में जरूर बताएं कि सर इस पॉलिसी में ये बेनिफिट भी है कि अगर आप डिसेबल हो जाते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि ADDB राइडर जो होता है उसका क्या बेनिफिट है? कितने इंश्योरेंस एडवाइजर जानते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। अगली जो गलती है दोस्तों, गलती नंबर 4 जो ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं। मेरी पर्सनली बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से बात हुई है और मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर ये जो चौथी गलती है ये गलती करते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूं। आपने मेहनत करी, कस्टमर ढूंढा, ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला कस्टमर भी आपको मिल गया जो आपको 5 लाख रुपए का हर साल प्रीमियम देगा, वो मिल चुका है आपको। आपने उसका प्रपोजल फॉर्म भी फिल कर दिया, आप बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं आप। अरे यार आज तो 5 लाख रुपए का मैंने चेक उठाया है। ब्रांच में आ गए, ब्रांच में आने के बाद आप जब प्रपोजल फॉर्म सबमिट करने लगे तब आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा कि भाई आप जो कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो
ये अधूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, राइट। ये तो अधूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने कस्टमर से क्या लिया? सिर्फ एक फोटोग्राफ, एक उससे कस्टमर से आपने पैन कार्ड लिया और एक आधार कार्ड लिया, राइट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके और 5 लाख का चेक लेके और प्रपोजल फॉर्म पर साइन करा के आप ब्रांच में आ गए कूदते हुए, अरे वाह आज मैंने 5 लाख रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया है। ये पेपर लेके आप ब्रांच में आए। 2 दिन बाद आपके डीओ ने बोला कि भाई आपके पेपर तो इनकम्प्लीट हैं, आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आए। आपको कस्टमर से क्या लेना होगा? आपको कस्टमर से इनकम प्रूफ लेना होगा, इनकम प्रूफ, ठीक है जी। आप कस्टमर को फोन करते हैं कि सर सॉरी मैं एक डॉक्यूमेंट लेना आपसे भूल गया, मुझे आपका इनकम प्रूफ चाहिए, या तो आप सैलरी स्लिप दे दीजिए अपने 3 महीने की, या फिर आप लास्ट 3 ईयर की आईटीआर दे दीजिए विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है जी। तो कस्टमर को आप फोन करते हैं, कस्टमर बोलते हैं यार अब तो मैं बिजी हूं थोड़ा, आप 2-3 दिन लगेंगे, मैं जरा बाहर आया हुआ हूं, 2-3 दिन के बाद मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, कस्टमर को आप फिर फोन करते हैं, कस्टमर आपको आपकी ईमेल पर अपनी सैलरी स्लिप भेज देता है या फिर आईटीआर भेज देता है। फिर क्या होता है? फिर आपका जो प्रपोजल है वो डिविजनल ऑफिस में जाता है। वहां पर जाने के बाद एक रिक्वायरमेंट और रेज होती है कि भाई आपको कैंसल चेक भी जमा करना पड़ेगा, कैंसल्ड चेक, कैंसल चेक भी जमा करना पड़ेगा। आप कस्टमर को बोलते हैं कि सर आप एक कैंसल चेक जरूर भेज दीजिए, मुझे कैंसल चेक की रिक्वायरमेंट आई है। कस्टमर बोलते हैं यार आपको पता नहीं था पहले, आप आधी अधूरी चीजें मांगते हो, फिर बार बार मुझे डिस्टर्ब करते हो, मैं कैंसल चेक कहां से दूं, मैं तो बाहर आया हूं, मेरे पास तो चेक बुक नहीं है, अभी 4-5 दिन लगेंगे, मैं उसके बाद आपको कैंसल चेक दूंगा, ठीक है जी। तो कस्टमर इरिटेट हो जाता है और वो 4-5 दिन बाद जब आप उसको फोन करते हैं वो बड़े गुस्से में आके आपको कैंसल चेक भी भेज देता है। फिर एक रिक्वायरमेंट और रेज होती है ब्रांच से, डिविजनल ऑफिस से। वहां से रिक्वायरमेंट रेज ये होती है कि पुरानी इंश्योरेंस डिटेल चाहिए, पुरानी इंश्योरेंस डिटेल मंगाइए कस्टमर से। आप कस्टमर को फोन करते हैं कि सर जितनी भी आपकी पहले एलआईसी की पॉलिसी चल रही है उनकी डिटेल आप भेजिए, क्योंकि आपका केस डिविजनल ऑफिस में गया हुआ है, राइट। इसके साथ साथ आपने जब इनकम प्रूफ मंगाया था तो उसके साथ साथ एक रिक्वायरमेंट और रेज होती है कि लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है। आप फिर कस्टमर को फोन करते हो, 15-20 दिन निकल चुके हैं, फिर आप कस्टमर को फोन करते हो कि सर आप अपने बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर दीजिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट रेज हुई है। कस्टमर कहता है कि भाई आप मेरी पॉलिसी को कैंसिल कर दीजिए, मुझे पॉलिसी नहीं चलानी है। कस्टमर इरिटेट हो जाता है। क्यों ऐसा कारण बना है? क्या आपको पता है? ऐसा कारण बना है अधूरी नॉलेज, इनकम्प्लीट नॉलेज, इनकम्प्लीट नॉलेज। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको पैसा कमाना है, इफ यू वांट टू अर्न देन यू हैव टू लर्न। आपको पैसा कमाने के लिए सीखना होगा। और क्या सीखना होगा इंश्योरेंस में? आपको यह भी सीखना होगा कि अगर पॉलिसी आप कस्टमर से उठाने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आधे इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कस्टमर के पास बैठे हैं, अपने डीओ को फोन करते हैं, सर ये जीवन आनंद पॉलिसी ले रहा हूं सर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं सर? सर क्या जीवन आनंद में राइडर दे सकते हैं सर? सर कस्टमर कह रहा है मैं अभी पे नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं मंथली पॉलिसी कर सकता हूं सर? सर क्या कैंसल चेक भी लगेगा पॉलिसी के साथ में? सर कस्टमर कह रहा है मैं डीडी दूंगा, क्या डीडी ले सकते हैं?
यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर को नॉलेज ही नहीं है। तो आप अगर इंश्योरेंस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी होना जरूरी है, आपको स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है, आपको कस्टमर ढूंढने भी जरूरी है, आपको हर एक चीज की नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी नॉलेज घर बैठे बिठाए मिले तो आपको ये सब मिलेगी हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने, वो ये आती है कि आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं। तो अगर आप भी कस्टमर ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर अब MDRT कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग सीखकर। वो कैसे? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से आप ऐसे लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। गूगल पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर वो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अगर वीडियो देखेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सर्च करेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका नंबर, आपकी वेबसाइट उसको टॉप पर दिखाई देगी। वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेगा क्योंकि वो आपके शहर में रहता है। जब वो आपसे कांटेक्ट करेगा तो आप उससे मीटिंग लेकर उसके पास जा भी सकते हैं उसको पॉलिसी समझाने के लिए। यहां से आपकी डील क्लोज भी हो सकती है। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी चाहते हैं MDRT COT TOT करना, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप कहां पर जाएंगे? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT अमित TYAGI अमित त्यागी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आपको एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही है तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने स्टेट एंटर करना है, आप किस राज्य में रहते हैं, और उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको दिखाई देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस बिजनेस में आगे बढ़ना तो आप इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर MDRT करें, और जो लोग MDRT कर चुके हैं वो COT करें, TOT करें, और अपने इंश्योरेंस बिजनेस को आप नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।